अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर स्वीट लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है रंजना गुप्ता और सैफुल्ला ने। नावल का नाम है रेखसारे तमन्ना, मुसन्निफ़ा है माहा मलिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 26। ज़रूरी टेस्टों के बाद मुनीसा बेगम घर आ गई थी। रिपोर्ट्स चंद एक दिन में मिलना थी। हाशिम उनकी खैरियत पूछने के लिए आया था। इबाद से मुसाफा करके वो बाहर की जानिब बढ़ा। किचन के दरवाजे पर खड़ी शहला ने हैरत से जाते हुए हाशिम की पुश्त देखी थी। ऐसा कभी ना हुआ था कि हाशिम उसे अलविदा कहे बिना ही चला जाए। वो तेज़ी से उसके पीछे गई। तब तक वो बरामदे की सीढ़ियाँ उतर चुका था। हाशिम, शहला ने उसे पुकारा। वो मुड़कर देखने लगा। चंद कदम ऊपर खड़ी शहला को उसने न जाने किन नज़रों से देखा था। शहला को अजीब सा एहसास ने घेरा। आप जा रहे हैं? उसने बेमानी सवाल किया। शायद, वो बेचारगी से बोला। मेरा मतलब है मैं भी चलती हूँ ना, इतने दिन हो गए यहाँ। तुम? हाशिम ने उसके चेहरे पर कुछ खोजा। मेरे साथ चलोगी? जाहिर है, अगर आप थोड़ा इंतज़ार कर लें तो। मुझे बैग में सामान रखने में कुछ टाइम लगेगा, फिर चेंज भी करना है, करीबन आधा घंटा। मैं चलता हूँ शहला। उसने घड़ी देखी। तुम तैयार हो जाओ तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। शहला चंद लम्हों के लिए खामोश हुई थी। फिर उसने अस्वात में सर हिलाया। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो गेट की सिमत पड़ गया। शहला वहीं खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही। वो गेट खोलकर बाहर निकल गया। फिर जब तक वो उसे सड़क पर नज़र आता रहा, वो देखती रही। उसी अजीब से आज़ादगी के एहसास में वो अब तक घिरी हुई थी। हाशिम के अंदाज़ यकसा जुदा थे। उसके देखने का अंदाज़, मुस्कुराने का अंदाज़, गुफ्तगू का अंदाज़, वो सब जैसे किसी मुर्दा दिल शख्स से मुस्तार मांग लाया था। ये हाशिम के अपने अंदाज़ तो ना थे। उसके अंदर से फूटती मोहब्बत की अलवही खुशबू न जाने कहाँ गुम थी। वो जाते हुए कितनी ही बार मुड़कर देखा करता था। आज उसने एक बार भी पलट कर ना देखा था। शहला बहुत कुछ महसूस कर रही थी। लब काटते हुए उसने तादेर सोचा। गुज़िश्ता कुछ दिनों में होने वाली नादानिस्ता ख़ता को अहाता सोच में लाने की कोशिश की। फिर मायूस सी होकर वो अंदर आने के लिए मुड़ी थी। घर से निकलकर कुछ रास्ता तय करके फिर जाने क्यों उसने मुड़कर देखा। कुछ देर देखता रहा। सब्ज़ बेलों से ढका हुआ खूबसूरत संगे मरमर से सजा हुआ घर। कभी कितने ख्वाब वाबस्ता थे उस घर से। यहाँ तक आते आते उसके कदम आप ही आप थम जाया करते थे। उसका तसव्वुर इस घर से आगे जाता था तो फिर ऊपर की सिमत जाया करता था। नीले आसमान की वुस्सतों में ठंडी ठार फिजाओं में मंडलाते बेफिक्र परिंदे की मानिंद वो हल्का फुल्का हो जाता था। अब उसी घर से वो थका देने वाला बोझ कंधों पर लिए निकला था। मोहब्बत में इतना फ़र्क आ गया, उसने हैरान होकर सोचा। मोहब्बत कल आज़ाद परिंदे की मानिंद बेफिक्र, जिंदा दिल और खुश नज़र थी। मोहब्बत आज शानों पर धरे हुए बोझ सी महसूस होती थी। क्यों? क्या हुआ था? मैं यकीन से कह सकता हूँ हाशिम, आपने कभी उस मोहब्बत की हल्की सी रमक भी महसूस ना की होगी। आज भी जब वो मुझसे बात करती है, उसके लहजे में उस पुरानी मोहब्बत की खामोश खुशबू होती है। वो खुशबू सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ, सिर्फ मैं। एक आवाज़ कानों से टकराई थी। एक बार फिर उसके मसामों से पसीना फूटा। मैं उसे चाहता हूँ, वो भी यकीनन मेरे लिए वही जज्बात रखती है। हाशिम ने पार्क का दरवाज़ा देखा। वो सोचे समझे बगैर अंदर दाखिल हो गया। मैंने उससे कहा था अगर वो मेरे पास लौट कर आना चाहती है तो किसी सूरत प्रेगनेंसी ना होने दे। वो मेरी बात पर अमल कर रही है। हाशिम ने दौड़ना शुरू कर दिया। उसका दिल जैसे सहरा की तपती रेत पर पड़ा तड़प रहा था। क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि शहला भी उसी टुकड़ों में तकसीम हुई तस्वीर में ज़िंदा है? मोहब्बत कभी कभी सबूत के तौर पर बहुत कुछ मांग लेती है। क्या आप शहला को खुश देखना चाहते हैं? हाशिम पूरी कुव्वत से दौड़ता रहा। वो उन आवाज़ों से छुटकारा पाना चाहता था जो पिछले कुछ दिनों से उसके ताक़ुब में पूरी ताकत से दौड़ी चली आती थी। अगर आपकी कुर्बानी से ये तस्वीर फिर से जुड़ जाए, फिर से वैसी ही मुकम्मल और खूबसूरत हो जाए, तो क्या आप ये कुर्बानी नहीं देंगे हाशिम? हाशिम जैसे थक कर निढाल हो गया था। वो बेंच पर बैठकर हाँफने लगा। माहीन और उसकी नंदे अरीशा के कपड़े और ज्वेलरी वगैरह देख रही थी। कई जोड़ों पर आज ही काम बन कर आए थे, कई जोड़े दर्जी के यहाँ सिलकर आए थे। माहीन ने अपनी नंदों की फरमाइश पर ख़ास तौर पर उन्हें दोपहर के खाने पर बुलवाया था ताकि वो अरीशा के लिए बनाई गई चीज़ें देख सकें।
अरीशा अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे बाहर से उन लोगों की हंसी की और बातों की आवाज़ आ रही थी। वो इस सारे किस्से से लाताल्लुक़ बनी अपनी अपनी अलहदा दुनिया में ज़िंदा थी। कुछ देर बाद माहीन कमरे में दाखिल हुई। अरीशा, वो तैयबा वगैरह तुम्हें बुला रही हैं, प्लीज़ कुछ देर के लिए बाहर आ जाओ। उसके अंदाज में मिन्नत थी। अरीशा के रवैये ने सबके रवैये बदल कर रख दिए थे। उसने निगाह उठाकर बहन को देखा। ठीक है, वो नीम आमादगी से बोली, आ जाती हूँ। माहीन का चेहरा खिल उठा। मैं चाय बना रही हूँ, तुम तब तक उनके पास बैठो। अरीशा उसके जाने के बाद भी कुछ देर अपनी जगह पर बैठी रही, फिर उठकर बाहर चली आई। अस्सलामुअलैकुम, वो कदरे रुखे अंदाज में बोली थी। वालेकुम अस्सलाम, वो दोनों गर्म जोशी से मिली। अरे भाई, तुम तो अभी से माइयों बैठ गई। अरीशा खामोशी से एक सोफे पर बैठ गई। वो दोनों उसे बगौर देख रही थी। क्या बात है, डाइटिंग वगैरह कर रही हो? नवीन ने पूछा। जी, वो चौंकी। मैं समझी नहीं। इस कदर दुबली हो गई हो कि पहचानी नहीं जा रही, रंगत भी कुमला गई है। माहीन की माइयों वाले दिन तो तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आज भी बहुत से लोगों को तुम याद हो, लेकिन अब तो बहुत मुख्तलिफ लग रही हो। क्या बीमार रही हो? तैयबा जैसे उसके अंदर उतरने की कोशिश कर रही थी। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो खुश्क अंदाज में बोली थी। वो दोनों उसका मूड देखकर एक दूसरे को देखने लगीं। इतने में माहीन भी चाय लेकर चली आई। तुम्हारी बहन बहुत बदल गई है माहीन, नवीन ने तबसरा किया। अच्छा? माहीन फीकी सी हंसी हंसती। हाँ, ये कुछ संजीदा मिजाज हो गई है। वो उन दोनों को चाय देने लगी। वो जो तुम्हारी कज़न है, क्या नाम है उसका? नवीन सोचते हुए बोली। नायमा। वो कैसी है? उसकी मंगनी तो बहुत अच्छी जगह हुई है। अरीशा ने निगाह उठाई। उसके लब भींच गए। हाँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, माहीन ने तायद की। पसंद की शादी हो रही है? उन्हें तजस्सुस लाहक था। शायद, हमें तफसील नहीं पता। कज़न्स में भी पर्दे होते हैं क्या? वो भी हम उम्र कज़न्स में? अरीशा की तो दोस्त है नायमा, इसे तो खबर होगी। तुम्हें क्या दिलचस्पी इस किस्से से? माहीन ने जैसे बुरा मानकर तैयबा को देखा। मैं जानती हूँ ना फरीहा को, इसलिए तजस्सुस है। बुरा मत मानना, लेकिन वो तो बहुत हाई फाई किस्म की फैमिली है। वो लोग यहाँ रिश्ता लेने आए तो यकीनन इसके पीछे कोई कहानी होगी। होने दो। माहीन अरीशा की सूरत देखकर बेजार हो रही थी। तुम लोग चाय पियो। ये बताओ, अरीशा के कपड़े और ज्वेलरी कैसी लगी? ज़बरदस्त, बहुत अच्छी हैं सारी चीज़ें। तैयबा ने चाय का घूंट भरा। बरी कैसी बनाई है तुम्हारी चची ने? पता नहीं, जब देखेंगे तो पता चलेगा। उन्हें कहना बरी ऐसी हो कि फराज वालों की बरी के सामने फीकी ना लगे। वैसे उनका मुकाबला मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। फिर भी खुदा के लिए नवीन, माहीन ने उसे झिड़क दिया। ये मुकाबलाबाजी हमारे जहनों में नहीं है। ऐसी बातें ना ही करो तो अच्छा है। और यहाँ 2 नहीं 3 शादियाँ हैं। सानिया की बरी भी आई है। मुकाबला किस किस से किया जा सकता है? यूँ भी अरीशा, नायमा, सानिया बहनें ही हैं। बहनें मुकाबलाबाजी नहीं करती। नवीन और तैयबा माहीन का मूड ख़राब होता देखकर खामोश हो गई। चाय पीकर उन दोनों ने रुखसत चाही थी। अरीशा दुनिया व माफिया से गुम अपनी जगह बैठी सोचे चली जा रही थी। अरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तुम लोगों ने क्या दलिया और खिचड़ी खिलाना शुरू कर दिया है मुझे? मुनीसा बेगम खिचड़ी की प्लेट देखकर बोली थी। रबिया हंस दी। हमने माना कि आप बिल्कुल ठीक हैं, यूँ समझे कि हफ्ता भर की सफाई मनाई जा रही है पेट की, लिहाजा दलिया और खिचड़ी ही खाना होंगे। ये पट्टियाँ तुम्हें शहला और अनीका पढ़ा रही हैं, मैं जानती हूँ। और वो हास्य अंदाज में बोली। खैर, ये तो मैं खा ही लेती हूँ, लेकिन फिर मार्केट चलते हैं। उस दिन भी नहीं जा सके थे। रबिया को बहुत ज़ोर से हंसी आई थी। या अल्लाह, अम्मी जी, आखिर ऐसी कौन सी अहम शॉपिंग करना चाहती हैं आप? कुछ दिन आराम कर लें, मार्केट कौन सा कहीं भागी जा रही है। ये खिचड़ी मैं इसी शर्त पर खाऊंगी, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। रबिया ने दिलचस्पी से उन्हें देखा और फिर हंस दी। अच्छा ठीक है, अगर इबाद भाई परमिशन दे देते हैं तो फिर चलेंगे। नहीं, हमें इबाद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मैं माँ हूँ उसकी, वो मेरी माँ नहीं है। रबिया हंस हंस कर दोहरी हो गई। आप अस्पताल में रहकर बहुत बज़ला संज हो गई हैं। वो तुम हो गई हो, मैं तो बहुत चिड़चिड़ी होकर आई हूँ। ये तुम्हारा हौसला है कि मुझे बर्दाश्त कर रही हो। रबिया उनके करीब बैठ गई और अपना सर उनके शाने से टिका दिया। मेरा दिल चाहता है कि सारी उम्र आपके साथ गुजार दूँ। आपने मुझे क्या दिया है, मैं लफ्ज़ों में उसका इजहार नहीं कर सकती। मेरे अंदर एक प्यास थी जिसे आपकी मोहब्बत ने सैराब किया है। इससे ज़्यादा क्या कहूँ अम्मी जी। मुनीसा बेगम ने उसका हाथ चूम लिया। प्यास सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं थी रबिया, प्यास तो मेरे अंदर भी थी। उसे तुमने बुझाया है। यूँ लगता है जैसे मेरे ही वजूद का गुमगश्ता टुकड़ा हो तुम। उन्होंने रबिया का चेहरा थामकर गौर से देखा। बारहा पूछा तुमसे, बारहा, लेकिन उसी लम्हे इबाद अंदर दाखिल हुआ। अम्मी जी, अमीर हसन आए हैं, आपकी तबीयत के बारे में सुनकर अयादत के लिए आए हैं।
वैसे बाय द वे यहाँ कौन सा जज्बाती सीन चल रहा है? उसने रबिया और उन्हें यूँ साथ साथ बैठे देखकर मुस्कुराकर पूछा। इससे तुम्हें क्या? वो इत्मीनान से बोली। ये हम माँ बेटी का मामला है। अमीर हसन से हमारा कोई पर्दा तो नहीं, उसे यहीं ले आओ। मैं किचन में जाती हूँ। रबिया फ़ौरन उठ खड़ी हुई। चाय वगैरह तैयार कर लूँ? ठीक है, इबाद ने सर हिलाया। मैं अमीर को यहीं ले आता हूँ। ड्राइंग रूम तो निरा तकल्लुफ़ है। रबिया किचन में चली आई। फिर वो दफतन चौंकी थी। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर शहला बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर उदासी और फिक्र की इंतहाई गहरी लकीर थी। रबिया उसके करीब चली आई। शहला अभी? हाँ। शहला जैसे नींद से जागी। रबिया कहो, क्या सोच रही हैं? कुछ भी तो नहीं, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। बस यूं ही यहाँ बैठ गई थी। आप कुछ परेशान लगती हैं। रबिया ने गौर से उसका चेहरा देखा। खैरियत है ना? अरे सब खैरियत है। उसने बशाशत से मुस्कुराने की कोशिश की, फिर उठ खड़ी हुई। मैं दरअसल हाशिम के बारे में सोच रही हूँ। कल मैंने कहा था कि मुझे भी ले जाइएगा, शायद भूल गए। आज पता नहीं। वो मतज़ब्ज़ब सी होकर खामोश हो गई। ओह, रबिया शौक़ी से मुस्कुराई। तो यूँ कहिए मियाँ जी याद आ रहे हैं और बेफिक्र रहिए, वो ज़माने को भूल सकते हैं लेकिन आपको नहीं। अच्छा, शहला ने जैसे बहलकर उसे देखा था। ये कैसे कह सकती हो तुम? कितनी दिक्कतों से तो आपको हासिल किया है उन्होंने, भला भूल सकते हैं वो? रबिया को अनीका सभी कुछ बता चुकी थी। शहला जैसे उसकी कम अकली पर तासुफ से मुस्कुराई। भूलना उसे मुश्किल होता है रबिया जो ला हासिल हो। हासिल को भुलाना नहीं, याद रखना मुश्किल है। रबिया ने चंद लम्हे उसकी बात पर गौर किया, फिर हंस पड़ी। आप हाशिम भाई की मोहब्बत पर भी शक कर सकती हैं अपिया, बहुत बुरी बात है। हम सब तो आप पर रश्क करते हैं कि इतना मोहब्बत करने वाला जीवन साथी आपको मिला। शहला ने गहरी सांस भरी। ज़्यादा मोहब्बत भी एक मुश्किल है रबिया, पर तुम नहीं समझोगी। मैं तो दरअसल सोच रही थी कि माहीन आई हुई है, क्या सोचेगी वो? एक ही भाभी है, वो भी अपने मैके भाग गई। तो फ़ोन कर लें हाशिम भाई को, वो ऑफिस से उठेंगे तो आपको भी लेते जाएंगे। दफतन रबिया को किचन में अपनी आमद का मकसद याद आया तो वो चाय के लिए पानी रखने लगी। शहला कुछ सोचते हुए किचन से बाहर निकली थी। चाय और दीगर लवाजमात के साथ ट्राली से जाकर वो कमरे में दाखिल हुई तो मुनीसा बेगम के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ अमीर हसन उसे देखकर बेसाख्ता ही खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। रबिया ने शगुफ्तगी से मुस्कुराकर उसे सलाम किया। तशरीफ़ रखिए ना। वालेकुम अस्सलाम, वो बैठते हुए बोला। कैसी हैं मिस रबिया आप? और ये इतना कुछ आप आंटी के लिए ले आई हैं? इन्हें परहेज़ कराएं भाई। रबिया धीरे से हंस दी। वो यकीनन दिलचस्प शख्सियत था। ये इतना कुछ नहीं है, वो मुनीसा बेगम के साथ बैठते हुए आहिस्तगी से बोली। और ये अम्मी के लिए नहीं, आपके लिए है, और आप बिल्कुल भी तकल्लुफ़ नहीं करेंगे। चलें जनाब, ठीक है, सज़ा है तो सज़ा ही सही। इस सज़ा में मैं भी बराबर का शरीक हूँ। इबाद बरजस्ता बोला तो सब हंस दिए। रबिया चाय बनाने लगी। चीनी? उसने अचानक निगाह उठाकर अमीर हसन से पूछा, और तब जैसे अमीर हसन की चोरी पकड़ी गई थी। वो उसे बेहद जज्ब और लगन से देख रहा था। शौक़, जुस्तजू और दिलचस्पी से भरपूर वो नज़र बेइख्तियार झुक गई। वो अपनी चोरी पकड़ लिए जाने पर शर्मिंदा था। चीनी? रबिया को एहसास हुआ कि उसकी आवाज़ कांपी थी। आपकी मर्ज़ी, वो धीरे से हंसते हुए कदरे एतमाद से बोला। आधा कप मिला दो। इबाद ने रसमलाई से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए टुकड़ा लगाया था। रबिया भी धीरे से हंस दी। उसने चाय बनाकर उसके साथ पड़ी कार्नर टेबल पर रख दी। यार अमीर, ये रसमलाई लो ना। ये अपनी रबिया आजकल अच्छी भली शेफ़ बनी हुई है, रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ हम पर आजमाती है, लेकिन आज की डिश वाकई अच्छी है, ट्राई करो यार। अमीर हसन भी ट्राली की जानिब मतवज्जा हो गया था। रबिया खामोशी से कमरे से निकल गई थी। रात का आखिरी पहर था। अरीशा ने बेचैनी से करवट बदली और बराबर में सोई हुई माहीन को देखा। खुश नसीब हो आप ही, उसने दिल में उठती हुई हुक को दबाकर सोचा। नींद से लुत्फ़अंदोज़ होना किस्मत वालों का काम है। हमसे हरमा नसीब तो दिन को रात और रात को दिन करने के चक्कर में ही ज़िंदगी गुजार लेते हैं। आज फिर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज फिर रह रहकर टीस सी उठती थी दिल में। माहीन की नंदें फिर दिल के दुखते हुए तारों को छेड़ गई थीं। फराज, फराज, ये नाम उसके लिए जैसे ज़िंदगी और मौत का मसला बन गया था। जब कभी वह अपने हाल पर सब्र करना चाहती थी, किसी न किसी के लबों से उसका नाम सुनकर बर्दाश्त की हदें ख़त्म होने लगती थी। या तो तुम इसी वक्त स्टैंड ले लेती, माहीन ने कभी कहा था। स्टैंड तो फिर किसी भी वक्त लिया जा सकता है, ये उसका जवाब था। उसे अपना जवाब अभी तक याद था। वो अपनी बात पर कायम थी। सच कहा था उसने, और अब हर गुजरता दिन उसे कहता था कि अभी वक्त है, अभी वक्त है। वो अभी किसी का नहीं बना, और तो किसी की बनकर भी ना बनी, बन भी नहीं सकती।
یہ بیکار کا زبردستی کا ناتا کبھی کسی کو خوشی نہیں دے سکتا۔ تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا، دل نے صفاقی سے کہا۔ وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی، پھر اس نے ماہین کو دیکھا۔ محبت کے وعدے اس نے مجھ سے کیے تھے، ساری ساری رات ہم ایک دوسرے کے لیے جاگتے تھے، پھر یہ نائمہ، یہ کیسے پہنچی اس تک؟ وہ میرا تھا، میرا ہے، میں اس کی تھی، میں اس کی ہوں۔ وہ بیڈ سے اتر آئی، پھر کسی روبوٹ کی مانند چلتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ کسی کا ڈر نہیں ہے مجھے، ہر خوف سے آزاد ہو چلا ہے یہ دل۔ بس ایک ہی لگن ہے، وہ میرا نہیں بن سکتا تو نائمہ بھی اسے نہ پا سکے۔ نائمہ نے اسے عریشہ بن کر پھانسا ہے، میں اسے بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ وہ صوفے پر بیٹھی اور برابر میں رکھا فون سیٹ اٹھا لیا۔ فراز کا سیل نمبر اب تک یادداشت میں اسی آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں ٹیلی فون سیٹ گود میں دھرے وہ اپنے اندر اترے ہوئے سناٹوں کو سننے میں محو تھی۔ ایک بڑا سا سوالیہ نشان تھا جو ذہن کے پردے پر یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ چلنے، کڑھنے، سوچنے اور پھر کر گزرنے میں فرق تھا۔ اس کی ایک فون کال محض ایک فون کال نہ تھی، یہاں پہ ایک موڑ تھا جس سے آگے کچھ بھی نہ ہو سکتا تھا۔ اندھا کنواں، گہری کھائی، خوشیوں سے بھری راہ گزر، جو کچھ بھی تھا اس کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہ تھا۔ وہ اندھیرے میں بیٹھی لب کاٹتی رہی، کیا کرے کیا نہ کرے، اسے فون کر لے، اسے فون نہ کرے، اسے حقیقت بتا دے، اسے لاعلم ہی رہنے دے، زندگی کو نیا موڑ دینے کی کوشش کرے، یا پھر جو کچھ بھی ہے اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لے۔ اس نے اپنے اندر آوازوں کو ابھرتا ہوا محسوس کیا، آوازیں ہی آوازیں، شور ہی شور۔ اس کے باپ کی آواز، اس کے سر پر ٹھہرا وہ بھاری ہاتھ، اس کی ماں کی آواز، اس کا رونا سسکنا، رابعہ بیگم کی آواز، نافع کی آواز، اس کے بھائیوں کی آوازیں، نائمہ کی آواز، نائمہ کی ہنسی، نائمہ کے قہقہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ ساری آوازیں اس ایک آواز میں مدغم ہوتی چلی گئیں۔ نائمہ کے بلند آہنگ قہقہوں نے اس کی ہستی کو پرخچوں میں بانٹنے کی کوشش کی۔ عریشہ نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس کے باوجود کہ مہیب سمندر میں دل کسی بے آسرا کشتی کی مانند ڈول رہا تھا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے، براہ مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے۔ شکریہ۔ شائستہ آواز میں ریکارڈ شدہ پیغام سنتے ہی اس کی بہت دیر سے رکی سانس آزاد ہوئی تھی۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی، فراز کا سیل آف تھا، یقیناً وہ صبح تک آف ہی رہنا تھا۔ عریشہ کو احساس ہوا کہ نہ صرف وہ بلکہ خود قسمت بھی اس سے مصروف جنگ تھی۔ بے حد مایوسی کے عالم میں اس نے ریسیور بہت آہستگی سے کریڈل پر رکھ دیا۔ اس وقت جس عالم جنون میں وہ یہ حرکت کر گزری تھی، نہ جانے پھر کبھی اس پر طاری بھی ہونا تھا یا نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی لب کاٹتی رہی۔ نہیں، پھر اس نے سوچا، آج نہیں تو پھر صحیح، میں اپنی آخری سانس تک یہ کوشش کروں گی۔ یہ وقتی جنون نہیں ہے، ایک آتش فشاں ہے جو نیند سے جاگا ہے، اسے بہنا ہی ہوگا۔ شیشوں سے باہر بھیگی ہوئی رات مدھم مدھم جلنے لگی تھی۔ بیل کی آواز پر وہ کچن سے نکلی تھی، ایک ہاتھ پر کباب کی ٹکیا رکھے، دوسرے ہاتھ کی پشت سے ماتھے پر آتے بال ہٹاتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، نہایت مصروفیت کے عالم میں اس نے کہا تھا۔ تسلیمات، شائستہ انداز میں کہا گیا۔ ربیہ کو آواز پہچاننے میں لمحہ بھر لگا۔ او امیر حسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بخیریت ہیں جناب، وہ بشاش سے انداز میں بولا۔ آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتے ہیں۔ ربیہ ہنس دی۔ لگتا نہیں آپ سفید فاموں کے ملک سے آئے ہیں، آپ تو دلی کے لگتے ہیں۔ امیر حسن نے اس کی بات پر بے ساختہ قہقہا لگایا۔ ربیہ کی بات اسے دلچسپ محسوس ہوتی تھی، وہ کافی دیر ہنستا رہا۔ او گاڈ، پھر وہ بولا، آپ کی معصوم کمگو شخصیت بندے کو احساس نہیں ہونے دیتی کہ آپ اتنی برجستہ اور ذہین ہیں۔ ویسے جناب، سفید فاموں کو ہم نے کبھی اتنا حاوی نہیں کیا کہ ہم بھول جائیں کہ ہماری جڑیں دلی میں بھی ہیں۔ ربیہ اس کی بات کے پہلے جملے پر کچھ محتاط سی ہوئی تھی۔ اردو تو ہمیں خاص طور پر پڑھوائی گئی تاکہ ہم اپنی تہذیب سے دور نہ ہو جائیں۔ شہریار سے مل کر بھی آپ کو یہی احساس ہوگا۔ انگریزی ہم بولتے ضرور ہیں، لیکن اردو بولنے پر آئیں تو سننے والے سنتے ہیں، اور کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے بڑی شائستہ شائستہ باتیں کریں، جیسے اس وقت دل چاہ رہا ہے۔ وہ بہت موڈ میں معلوم ہوتا تھا، عموماً اتنی بے تکلفی سے اتنی زیادہ باتیں وہ کرتا نہیں تھا۔ ربیہ ہولے سے کھنکاری۔ اس نے ہتھیلی پر رکھی کباب کی ٹکیا کو دیکھا جسے وہ گلائی میں تراش کر بس فرائنگ پین میں رکھنا ہی چاہتی تھی، جب بیل کی آواز پر اسے کچن سے نکلنا پڑا تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے امیر حسن کو یاد دلانا چاہا، ورنہ وہ تو بہت فراغت سے معلوم ہوتا تھا۔ ہاں، وہ چونکا۔ یس آف کورس، عباد سے بات کروا دیں۔ وہ پھر معمول کے انداز پر آ گیا۔ عباد بھائی تو گھر پر نہیں ہے، آپ نے ان کا سیل نمبر ٹرائی نہیں کیا؟ نہیں، وہ اطمینان سے بولا۔
तो कीजिए ना, रबिया मुस्कुराई। ठीक है, वैसे इबाद से बात करना हो तो मैं पहले घर का नंबर ही ट्राई करता हूँ। वो जैसे शरारत से मुस्कुराया। रबिया फिर मोहतात हुई थी। अमीर हसन के अंदाज कदरे तब्दील शुदा थे। मैं ज़रा बिजी थी किचन में, उसने जैसे माजरत और रुखसत चाही थी। बिजी तो मैं भी था जनाब अपने ऑफिस में, फिर भी मैंने वक्त निकाल कर न जाने क्यों मसरूफियत के लम्हात से कभी कभी चोरी करने का जी चाहता है। ये लम्हे चुराना बहुत दिलचस्प काम है रबिया, कभी किया है आपने? यकदम बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो रबिया चौंक उठी। मेरा ख्याल है इबाद भाई आ गए हैं, वो बोली। आप होल्ड करेंगे? नहीं, वो धीरे से हंसा। इट्स ओके, खुदा हाफिज़। हाँ? रबिया ने कुछ कहना चाहा लेकिन वो फ़ोन बंद कर चुका था। रबिया ने कदरे हैरानी से रिसीवर को देखा, फिर फ़ोन बंद कर दिया। उसी लम्हे लाउंज का दरवाज़ा खोलकर इबाद अंदर आया था। उसके हाथ में ब्रीफ केस था जिसे उसने सोफे पर रख दिया और ख़ुद किचन में चला गया। रबिया उसके पीछे गई। अमीर हसन का फ़ोन आया था आपके लिए। उसने कबाब फ्राइंग पैन में रखा और आंच तेज़ की। इबाद कूलर से पानी निकाल कर पी रहा था, लम्हा भर कर रुका। अमीर हसन से तो मेरी अभी बात हुई है, कोई 15-20 मिनट कबल। मैं रास्ते में ही था। रबिया सटपटा सी गई, उसे ये तवक्का ना थी। पता नहीं, शायद उन्हें कोई ज़रूरी बात याद आ गई हो, आप पूछ लीजिएगा। उसने गायब दिमागी से सर हिलाया। रबिया ने बगौर उसे देखा, वो कुछ परेशान सा लगता था। आपके लिए खाना लगा दूँ इबाद भाई? नाश्ता भी बहुत लाइट सा किया था आपने। वो चौंका। नहीं रबिया, भूख नहीं है। रबिया ने उसकी जानिब देखा। मैंने मटर चावल और चिकन कबाब बनाए हैं, आपका फेवरेट कॉम्बिनेशन, साथ लौकी का रायता भी है। मैं कुछ देर लेटूंगा रबिया, उसने जैसे माजरत की। आप ठीक तो हैं? रबिया को वो बहुत थका हुआ सुस्त सा मालूम हुआ। मैं ठीक हूँ, उसने सर हिलाया। अम्मी कहाँ हैं? सो रही हैं, बस अब उठती ही होंगी। आज मैं ज़रूर उन्हें मार्केट ले जाऊंगी, कब से ज़िद कर रही हैं। ठीक है ना इबाद भाई? हाँ ठीक है, वो बुझे बुझे से अंदाज में बोला। लेकिन रात को उनके चंद एक टेस्ट और होंगे, मैं उन्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा। उनकी पिछली रिपोर्ट्स कुछ इतनी ठीक नहीं आई, चंद एक टेस्ट रिपीट होंगे। अल्लाह खैर करे, बेसाख्ता ही उसके लबों से निकला। मैं कुछ देर सोऊंगा। इबाद ने एक गहरी सांस भरी। तुम लोग तैयार हो जाओ तो मुझे जगा देना, मैं छोड़ आऊँगा। आप रेस्ट करें, हम तो टैक्सी में भी चले जाएंगे। इबाद मुतफक्किर से अंदाज में किचन से निकल गया था। रबिया भी पुरसोच अंदाज में खड़ी रही। आप तैयार हैं अम्मी? सब कामों से फारिग होकर कपड़े तब्दील करके उसने उनके कमरे में झांका। मुनीसा बेगम चौंक उठी। हाँ रबिया, मैं तो तैयार हूँ, ज़रा यहाँ आओ। रबिया कमरे में चली आई। मुनीसा बेगम एक छोटी सी संदूकची खोलकर बैठी हुई थी। रबिया उनके करीब बैठते बैठते अचानक चौंक सी गई। संदूकची में सोने के जेवरात भरे हुए थे। ये देखो रबिया, उन्होंने संदूकची उसके आगे की। ये जेवरात शहला के वालिद ने मेरे हवाले किए थे। इसमें उनके कई ख़ानदानी जेवरात हैं और ये सोना मेरा हक महर है। उन्होंने चंद छोटी छोटी टिकियाँ उसे दिखाईं। ये तो लाखों का जेवर है अम्मी। रबिया हैरान थी। हाँ, करीबन 50 लाख मालियत होगी इसकी। मैं इसीलिए मार्केट जाना चाह रही हूँ। मुझे अपने सुनार के पास जाना है। ये 3 टिकियाँ मैंने तुम्हारे नाम की रखी हैं। मैं चाहती हूँ मैं अपनी और तुम्हारी मुश्तरका पसंद से तुम्हारी शादी का जेवर बनवाऊँ। रहे ये ख़ानदानी जेवरात, तो इन पर शहला, अनीका और इबाद का हक है। ये उनकी दादी परदादी के जेवरात हैं। जो सोना मेरा है वो मैंने सारे का सारा तुम्हारे नाम कर दिया है। रबिया से कुछ भी ना बोला जा सका। वो शशतर सी उन्हें देखती रही। इतना जेवर टैक्सी में ले जाना किसी तौर मुनासिब नहीं है। तुम इबाद को जगा दो, उससे कहो हमें सराफा मार्केट तक छोड़ आए। रही कपड़ों वगैरह की शॉपिंग तो वो हम खुद चले जाएंगे। क्यों, ठीक है ना? लेकिन अम्मी जी, वो बमुश्किल बोली, जो सोना आपका है उस पर भी मेरा नहीं, शहला, आपी और अनीका का हक है। बाखुदा मुझे मोहब्बतों से इतना ज़ेरपार ना कीजिए। मैं कैसे इतना बोझ उठाऊं? उसकी आवाज़ भरा गई। मुनीसा बेगम ने चंद लम्हे उसे टिकटिकी बांध कर देखा। रबिया, फिर वो जैसे सरगोशी में बोली थी, मुझे तो लगता ही नहीं कि तुम किसी और कोख से पैदा हुई हो। मेरी ममता को तुम्हारी सूरत देखकर यूं करार आता है। मैं समझ नहीं पाती। तुम मुझसे ऐसी पराई बातें मत करो। जो जिसका हक है वो उसे ही मिलना चाहिए। मैं शहला और अनीका का हक तुम्हें नहीं दे रही, अपना हिस्सा दे रही हूँ, क्योंकि मेरे दिल ने तुम्हें बेटी माना है। रबिया को जाने क्या हुआ था, वो उनके गले लगकर फूट फूट कर रोती। रबिया, वो धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। जब हम लौटेंगे तब मुझे अपने बारे में सब कुछ बता देना। मैंने बहुत इंतज़ार किया कि शायद तुम खुद से कुछ कहो, अपना बोझ बांटना चाहो, दिल हल्का करना चाहो, लेकिन शायद तुम्हें हम पर
रबिया ने उनके लबों पर हाथ रख दिया। उसकी आंखें मोती बहा रही थीं। इबाद भाई ने ही मुझे मना कर दिया था अम्मी। सिर्फ उनकी ज़ुबान का भरम रखने के लिए मैंने कभी आपसे कुछ कहा नहीं, वरना कितनी रातें सिर्फ इस सोच में मुब्तला रहकर गुजारी मैंने कि मैं आपसे झूठ बोलकर इस छत के नीचे मौजूद हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटी, तभी खामोश रही। उन्होंने उसके आंसू पोंछे। लेकिन अब सोचती हूँ कि जाने कितनी सांसें और मुकद्दर में लिखी हैं। तुम्हारे और अनीका के फ़र्ज से जल्द अज जल्द सुबकदोश हो जाऊँ तो बेहतर। रबिया को इबाद की बात याद आई। उसका दम घुटने लगा। उसने मुस्तरब सी होकर उनका चेहरा देखा। मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगी, वो रूठे हुए लहजे में बोली। आप अनीका और इबाद भाई की शादी की तैयारियां करें, मुझे शादी वगैरह से कोई मतलब नहीं है। मुनीज़ा बेगम मोहब्बत से मुस्कुरा दी। तुम मुझे छोड़कर ना जाओगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपने कहाँ जाना है? रबिया उनके सादा से लहजे में कही गई बात का मतलब बिल्कुल ना समझी। जहाँ एक दिन सबने जाना होता है, जहाँ जाने से पहले माएँ अपनी औलाद के फ़र्ज से सुबकदोश हो जाने की अपनी सी कोशिश तो ज़रूर करती हैं, आगे उनकी किस्मत। ऐसी बातें ना किया करें अम्मी जी। रबिया दिल गिरफ्ता हो गई। आपको कोई खुशी मिलती है मुझे यूँ दुखी करके? मुनीज़ा बेगम ने उसके दोनों हाथ थाम कर चूम लिए। रबिया ने मोहब्बत से उन्हें देखा। आप अक्सर मेरे हाथ चूमती हैं, मैंने कभी आपको शहला आपी या अनीका के हाथ चूमते नहीं देखा। तुम्हारे हाथ देखकर मुझे कुछ याद आता है इसलिए। क्या? रबिया महवियत से उनके सलोने चेहरे के बदलते रंग देखने लगी। अम्मी जी, इबाद अंदर आया। मैं कुछ ज़्यादा ही सो लिया शायद। आप लोगों को देर तो नहीं हो गई? वो दोनों चौंक उठी थी। नहीं, देर नहीं हुई अभी। मुनीज़ा बेगम मानी ख्याजी से मुस्कुराई। चलो चलें। रबिया के बहुत मना करने के बावजूद मुनीज़ा बेगम ने वही किया जो उन्होंने कहा था। उन्होंने अपने हिस्से का सारा सोना रबिया के जेवरात तैयार करने के लिए ज्वेलर के हवाले कर दिया था। तुम मुझसे बार बार मजाक में पूछती थी कि मैं मार्केट आने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी, उन्होंने रबिया से कहा। तो यही वजह थी, मैं ये काम निपटाने के लिए अजद बेचैन थी। आज मैं मुतमईन हुई हूँ। वो दोनों ज्वेलरी शॉप से निकल रही थी। रबिया खामोश हो गई थी, लेकिन वो दिल ही दिल में सख्त शर्मिंदा थी। उसके ख्याल में मुनीज़ा बेगम की मलकियत पर उनकी बेटियों का हक था। उसे अनीका और शैला से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्यों ना कुछ गर्म कपड़ों की शॉपिंग करें, सर्दी बस पहुंचने ही वाली है, मुनीज़ा बेगम ने मसरूर से अंदाज में कहा। वो अपना बोझ उतर जाने से बहुत खुश लगती थी। आपने अपनी ज़िद पूरी कर ली, वो हार मानने वाले अंदाज में बोली। अब जो चाहे सो करें। अच्छी बेटियां माओं की बातें मानती हैं, वो बुर्दबार अंदाज में बोली। फिर वो दोनों एक शॉपिंग प्लाजा में दाखिल हो गई थी। मुनीज़ा बेगम एक कपड़े की दुकान में दाखिल हुई तो रबिया विंडो में लगे डिज़ाइन देखने लगी। तभी किसी ने बेहद मुसरत, जोश और हैरत के मिले जुले जज्बात से उसे पुकारा था। रबिया। रबिया ने मुड़कर देखा, फिर लम्हा भर के लिए जैसे पत्थर की हो गई। तराना। उसके लबों से सरगोशी के आलम में निकला। तराना, ये तुम हो? तराना ने उसे दोनों बाजुओं से थाम लिया था। आलमे जोश में वो जैसे बोलना भूल गई थी, बस रबिया को झंझोड़ रही थी। ओह खुदा, आज मैं कुछ और मांगती तो वो भी मिलता। आज वक्त कबूलियत था रबिया। फिर वो रूंधे हुए लहजे में बोली। आज घर से निकलते वक्त मैंने न जाने क्यों शिद्दत से तुम्हें याद किया था। दोनों बेइख्तियार होकर एक दूसरे के गले लग गईं। चंद लम्हों बाद उन्हें आसपास से गुजरते लोगों का एहसास हुआ तो वो अलहदा हुईं। 1 मिनट तराना, रबिया बोली, मैं अभी आई। तराना को वहीं छोड़कर वो तेज़ी से दुकान में दाखिल हुई थी। मुनीसा बेगम काउंटर के सामने रखे स्टूल पर बैठी हुई थी। दुकानदार उन्हें मुख्तलिफ कपड़े दिखा रहा था। अम्मी जी, रबिया ने उन्हें मुखातिब किया, मैं बाहर हूँ, आप इत्मीनान से शॉपिंग करें। खैरियत? वो चौंकी। मैं बाद में बताऊंगी। वो उसी तेज़ी से बाहर निकली थी जैसे उसे फिर से तराना के खो जाने का खदशा था। तराना वहीं खड़ी थी। रबिया उसे लेकर कदरे कम रश वाले हिस्से में चली आई। अब कहो, तुम यहाँ कराची में कैसे? एक लंबी दास्तान है। तराना की मुस्कुराहट अजीब सी थी। सुनने के लिए कम से कम पूरा दिन चाहिए होगा। बस मुख्तसर ये कि मैंने और अब्दुल बारी ने कोर्ट मैरिज कर ली और यहाँ आ गए। खुदा के फजल से बारी को अच्छी नौकरी मिल गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। और पीछे वाले लोग सब कैसे हैं? मुनव्वर फूफा, मैना आंटी, सौलत, तसव्वुर और तमद्दन भाई, सब लोग कैसे हैं? मेरे चले आने के बाद क्या गुजरी वहाँ? तराना कुछ देर उसका चेहरा देखती रही, फिर मुस्कुराई। बहुत मोहब्बत से बनाया है खुदा ने तुम्हें। तुम्हारे अंदर कितनी मोहब्बत है रबिया। यूँ ही तो नहीं तुम इतनी खूबसूरत हो। वहाँ शायद ही कभी किसी ने तुम्हें इस अंदाज में याद किया हो और तुम इस तरह उन सबके नाम ले रही हो जैसे कोई बहुत अपनों को याद करे। तराना का लहजा नम हो गया था। हाँ, क्या शक है इसमें, रुए ज़मीन पर शायद उसी एक घर से मेरा खूनी रिश्ता है तराना।
ورنہ تو مجھے کہیں اپنی جڑیں نظر نہیں آتی۔ فی زمانہ خون پانی سے کم قیمت ہے ربیہ، ترانہ دھیمے سے ہنس دی۔ مت موت پر جانو ان خونی رشتوں کو۔ ایسے نہ کہو ترانہ، ربیہ کو دکھ سا ہوا۔ خیر تم سناؤ، عباد بھائی کے ساتھ آ کر کوئی مشکل تو نہیں پڑی؟ کبھی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ تم سوچتی ہوگی کہ ایک آدھ مرتبہ فون کے بعد میں نے کبھی تم سے رابطہ نہیں کیا، تو میری بہن جب ساری داستان تمہیں سناؤں گی تب تمہیں حقیقت کا علم ہوگا۔ میں بہت خوش ہوں ترانہ، عباد بھائی کے گھر میں مجھے سب کچھ ملا۔ عزت، محبت، خلوص، احترام، روحانی سرخوشی، سچے کھرے رشتے جن میں کوئی غرض نہیں، کوئی کھوٹ نہیں۔ شکر ہے خدا کا، میرے دل سے آج ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ میں اکثر تمہارے بارے میں سوچتی تھی کہ نہ جانے تم کس حال میں ہوگی۔ تم ہمارے خاندان کا حصہ تھی ربیہ، تمہاری حفاظت ہمارا فرض تھا، لیکن جب رکھوالے ہی دشمن بن جائیں تو… وہ دل گرفتہ سی خاموش ہو گئی۔ ربیہ نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، مگر ترانہ نے جلدی سے خود پر قابو پا لیا۔ میں تمہیں اپنا ایڈریس دیتی ہوں۔ وہ اپنا پرس کھول کر پین نکالنے لگی۔ تم کل ہی مجھ سے ملنے آؤ، مجھے احساس ہوا ہے کہ دنیا میں میرا اپنا بھی کوئی ہے، ہم دونوں جی بھر کر باتیں کریں گے۔ اف خدا، میں کس قدر خوش ہوں، پاری بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوگا۔ وہ پتہ لکھنے کے دوران بھی بول رہی تھی۔ پتہ ربیہ کو تھما کر اس نے گرم جوشی سے اس کے ہاتھوں کو دبایا۔ آؤ گی نا ربیہ؟ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، میرا تو نہ جانے وقت کیسے گزرے گا کل تک۔ تم سے علیحدہ ہونے کو جی نہیں کرتا، لیکن میں چند ضروری چیزیں لینے نکلی تھی۔ باری کے آنے سے پہلے مجھے کھانا بھی تیار کرنا ہے۔ کل میرے آنے سے پہلے بھی کھانا تیار کر لینا۔ ربیہ شرارت سے ہنسی۔ ضرور۔ اچھا خدا حافظ۔ ربیہ نے محبت سے ہاتھ ہلایا۔ ترانہ مڑ کر چل دی تھی۔ ربیہ وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پھر جب وہ ہجوم میں گم ہو گئی تب وہ مڑ کر منیزہ بیگم کی طرف آ گئی تھی۔ کوئی مل گیا تھا؟ انہوں نے اس کا چمکتا چہرہ دیکھا۔ جی، میری پھوپھی زاد بہن۔ پھوپھی زاد بہن؟ وہ تعجب سے بولی۔ ربیہ کو یاد آیا، عباد نے سب سے اس کے متعلق یہی کہا تھا کہ اس کا کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہے۔ میں گھر چل کر آپ کو بتاؤں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ انہوں نے جیسے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اچھا یہ رنگ دیکھو، یہ سوٹ تمہارے لیے لیا ہے، یہ انیکا کے لیے، تمہیں کون سا زیادہ پسند ہے؟ ربیہ ان کا دل رکھنے کے لیے ان سے شاپنگ ڈسکس کرنے لگی، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ ترانہ سے ملنے کے بعد اب اس کا کسی بات میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بیچ کا عرصہ پلک جھپکتے ختم ہو اور وہ اڑ کر ترانہ کے پاس جا پہنچے۔ اس کا ذہن اندرون لاہور کی پرپیچ گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ شہلا نے 8 بجنے پر وال کلاک کی جانب دیکھا اور پرسوچ انداز میں کچھ دیر بیٹھی رہی۔ پھر وہ اٹھی اور جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی اور اپنا عکس دیکھنے لگی۔ آج صبح وہ خود ہی گھر چلی آئی تھی، نہ جانے کیوں ہاشم اسے لینے نہیں آیا تھا۔ شاید وہ ان دنوں کچھ زیادہ ہی مصروف تھا، اتنا مصروف کہ اب اسے شہلا کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ شہلا نے آئینے میں خود کو غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ قدرے کمزور ہو گیا تھا، آنکھیں بے جان سی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے میرون رنگ کے لباس پر چنری کا زرد دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ کبھی ان گہرے رنگوں میں اس کا چہرہ بہت پرکشش لگتا تھا، لیکن آج شہلا کو اپنے چہرے پر ایک اداسی، ایک بے رنگی کی کیفیت محسوس ہوئی۔ اس نے دراز کھول کر لپسٹک نکالی اور ہونٹوں پر لگانے لگی۔ پھر اس نے آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا۔ چند لمحے خود کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے جیولری باکس میں سے اپنے روبی اور زرکون کے آویزے نکالے اور کانوں میں ڈال لیے۔ اسے قدرے سکون کا احساس ہوا، اتنے سے اہتمام سے وجود سج گیا تھا۔ اسے اپنا عکس اچھا لگا۔ نیچے گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ شہلا بے قرار سی ہو کر کھڑی ہوئی، چند لمحے سوچا، پھر باہر کی جانب چل دی۔ حقیقت یہ تھی کہ اتنے عرصے میں اس نے کبھی دروازے پر جا کر ہاشم کا استقبال کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، لیکن آج وہ اپنی کیفیات سمجھنے سے خود قاصر تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہ نیچے چلی آئی۔ ماہین اور فردوس بیگم عذرا بیگم سے ملنے گئی ہوئی تھیں۔ عریشہ اپنے کمرے میں تھی۔ حمزہ اور علی بھی گھر پر موجود نہ تھے۔ شہلا نے لاؤنج کا دروازہ کھولا۔ ہاشم عین اس کے مقابل تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ تھم سے گئے۔ السلام علیکم، شہلا آہستگی سے بولی۔ وعلیکم السلام۔ ہاشم کو اسے گھر میں دیکھ کر یقیناً حیرانی ہوئی تھی۔ شہلا نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بریف کیس لینا چاہا۔ ہاشم نے چونک کر ہاتھ پیچھے کیا۔ اٹس اوکے۔ نہیں، دے دیجیے، اس نے اصرار سے کہا۔ رہنے دو، یہ کافی وزنی ہے۔ دے دینا، میں کمرے میں رکھ دیتی ہوں۔ ہاشم نے ازحد حیرانی سے بادل نخواستہ بریف کیس اسے تھمایا۔ شہلا نے سر جھکا کر اسے اندر داخل ہونے کا رستہ دیا تھا۔ ہاشم قدم بڑھانا بھول گیا تھا۔ وہ اس کے آویزے دیکھنے لگا جو شاید اس نے پہلی بار پہنے تھے۔ شہلا مڑ کر چل دی، تب اس نے بھی چونک کر قدم بڑھائے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ اس کے قدم گنتا اس کے پیچھے تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر ہاشم کو خوشگوار سا احساس ہوا۔
اس کے پسندیدہ ایئر فریشنر کی دھیمی مہک میں بسا صاف ستھرا کمرہ سجا ہوا تھا۔ شہلا نے بریف کیس الماری میں رکھ دیا، پھر مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کپڑے چینج کر لیں، میں کھانا نکالتی ہوں۔ اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ شہلا کو یاد آیا وہ جب بھی خوش ہوتا تھا اسے باہر کھانا کھانے کے لیے کہتا تھا۔ قیمہ کریلے بنے ہیں، آپ شوق سے کھا لیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ جو بھی ہو۔ شہلا الماری سے پشت ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہاشم کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، پھر آستین کے بٹن کھولنے لگا۔ کپڑے ڈریسنگ روم میں لٹکائے ہیں میں نے استری کر کے۔ ہاشم نے اس کا سراپا دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے ٹائی گردن سے نکال کر پھینکی، پھر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ آپ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ ہاشم نے چونک کر سر اٹھایا۔ شہلا نظریں جھکائے قالین کو گھور رہی تھی۔ میں آتا بھی، دراصل کل مجھے ٹائم نہیں مل سکا، وہ ہکلایا۔ شہلا نے اب کی بار قدرے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ مجھے فون کر کے کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک مرتبہ فون تک نہیں کیا۔ ہاشم کے ہاتھ میں اس کے موزے تھے، وہ انہیں جوتوں میں رکھنا بھول گیا۔ ایسی شکایتیں تو اس نے خواب میں بھی ان لبوں سے نہیں سنی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ میں نے شاید خیال نہیں کیا۔ جی ہاں، اب آپ کم ہی خیال کرتے ہیں۔ اس نے پھر نگاہیں جھکائیں۔ ہاشم کھڑا ہوا۔ چند قدم بڑھا کر وہ اس کے قریب آ گیا۔ شہلا کو اپنے گالوں پر دوڑتی سرخی کا احساس ہوا۔ اس کا دل کسی نئی رفتار سے چلا تھا۔ ہاشم نے ہاتھ بڑھایا، وہ قدرے سمٹ سی گئی۔ ہاشم نے وارڈروب کا دروازہ کھولا۔ شہلا نے چونک کر سر اٹھایا، وہ اس کی جانب متوجہ نہ تھا، ہینگر میں اپنی شرٹ لگا رہا تھا۔ شہلا خفیف سی ہو گئی۔ کھانا اوپر لے آؤں؟ وہ ہلکی سی آواز میں اتنا ہی پوچھ سکی۔ نہیں، نیچے سب کے ساتھ کھاتے ہیں۔ نیچے تو ابھی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ میں نہا کر فریش ہوتا ہوں، تب تک سب آ جائیں گے، لیکن پہلے ایک کپ چائے پلا دو تو بہتر ہے۔ میں ابھی لے آتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھی۔ ہاشم ایک بار پھر حیران ہونے پر مجبور ہوا تھا۔ یہ لو، رابعہ بیگم نے ایک سفید لفافہ وردہ کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے امی جی؟ اس نے اشتیاق سے لفافہ کھول کر اندر دیکھا، پھر حیران ہوئی۔ یہ تو اچھی بھلی رقم ہے۔ لفافے کے اندر نیلے رنگ کے کئی نوٹ تھے۔ وردہ نے رقم نکالی۔ کتنے ہیں؟ پتہ نہیں، گن لو۔ یہ اماں نے دیے ہیں، ان کی جانب سے نائمہ کی شادی کے لیے تحفہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس رقم سے فرنیچر وغیرہ بنوا لیا جائے۔ وردہ رقم گننے لگی۔ پورے 50,000 ہیں، لیکن نانی امی نے اتنے زیادہ کیوں دیے؟ میں نے بہت منع کیا، تب عذرا بھی ناراض ہو گئیں اور اماں بھی، مجبوراً مجھے ان کا تحفہ قبول کرنا پڑا۔ اماں کہنے لگیں کہ وہ خود بھی آرڈر کر سکتی تھیں، لیکن صرف نائمہ کی پسند شامل ہونے کے خیال سے رقم دے رہی ہیں، تاکہ نائمہ خود اپنی پسند کا فرنیچر بنوائے۔ چلیں، خیر ہے، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، انہوں نے تو ایسا سوچنا ہی تھا۔ آپ کا بھی بوجھ ہلکا ہو گیا۔ فراز کی والدہ جہیز وغیرہ کے خلاف ہیں، وہ شاید یہ سب کچھ پسند نہ کریں۔ وردہ خاموش سی ہو کر سوچنے لگی۔ ایک مرتبہ فریحہ بتا رہی تھی کہ فراز بہت سلیکٹیو ہے، اسے ہر چیز پسند نہیں آتی۔ وہ بتا رہی تھی کہ اس نے اپنا کمرہ بہت علیحدہ انداز سے سیٹ کیا ہوا ہے، یونیک ڈیزائن کا فرنیچر، خاص طور پر صرف کمرے کی بناوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنوایا ہے۔ میرا خیال ہے انہیں فرنیچر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ یہ رقم نائمہ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ ایسا کیوں نہ کریں کہ تم باتوں ہی باتوں میں فراز کا عندیہ لے لو، ہو سکتا ہے وہ فرنیچر تبدیل کرنا چاہے۔ اچھا، وردہ نیم رضامندی سے بولی۔ چلیں، یہ بھی کر لیں گے۔ ثانیہ کہہ رہی تھی کہ اس نے سینڈلز لینا ہے، تو ساتھ ہی نائمہ کی سینڈلز بھی لے لی جائیں۔ آپ سے اس نے کہا نہیں؟ کہا ہے، وہ فراغت سے بیٹھتے ہوئے بولی تھیں۔ ابھی رافعہ آفس سے آ جائے تو ثانیہ اور نائمہ کو مارکیٹ لے جائے گا، تم بھی ساتھ جانا۔ اس نائمہ کو تو کوڑی کی عقل نہیں ہے، صرف میچنگ چپلیں لے آئے گی۔ تم اسے ایسی سینڈلز دلوانا جو ایک سے زیادہ جوڑوں پر چل جائیں۔ وردہ متامل سی نظر آنے لگی۔ ہر چند کے ماں کی بات رد کرنا اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ رہنے دیں امی۔ پھر وہ بولی، ثانیہ اور نائمہ کو ہی جانے دیں، جو چیز بھی ہو وہ ان کی ذاتی پسند کی ہونا چاہیے۔ نائمہ کو میچنگ سینڈلز کا کریز ہے تو چند سینڈلز زیادہ ہی لے گی نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نہ جاؤں تو بہتر ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، لیکن تم اپنے لیے شاپنگ کر لینا، شادی سر پر ہے، تم نے ابھی تک اپنے لیے کچھ نہیں خریدا۔ میں ماہین کے ساتھ جاؤں گی، کل یا پرسوں۔ رابعہ بیگم نے قدرے غور سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وردہ نگاہیں چرانے لگی۔ وردہ بیٹی، کیا تم رافع کے ساتھ جانے سے انکاری ہو؟ جی، وہ چونکی۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ رابعہ بیگم ایسی بات کریں گی۔ پتہ نہیں، اس کے لبوں سے بے سوچے سمجھے نکلا۔ مجھے ایسے ہی لگتا ہے۔ اب ان کی نظروں میں گہری تشویش اتر آئی۔ وردہ بیٹی، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو آ کر۔
वरदा आहिस्तगी से उठी थी। मध्यम चाल चलते वो उनके करीब चली आई। राबिया बेगम ने उसका हाथ थामकर उसे अपने बराबर बिठा लिया। वरदा समझ में नहीं आता कि ये कैसा रिश्ता जुड़ गया है। वो तुमसे गुरेज़ां, तुम उससे खफा। नहीं, मैं तो किसी से खफा नहीं हूँ। उसने उजलत में माँ की बात काटी। आप गलत समझ रही हैं। फिर ये गुरेज कैसा? ये तो महज दिलों के मैल को जाहिर करता है। क्या तुम्हारे दिल में उसकी जानिब से कोई बदगुमानी है? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं है, वो आहिस्तगी से बोली। फिर उसने माँ की जानिब देखा। मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं है, बात महज इतनी सी है। राबिया बेगम तहय्युर से उसका चेहरा देखे गई। बस ये इतनी सी बात है? इस बात पर तो ज़िंदगी की खुशियों का दारोमदार हुआ करता है वरदा। तुम इसे इतनी सी बात कह रही हो? वरदा ने सर झुका लिया। राबिया बेगम मुतफक्किर सी होकर उसे देखने लगी। और उसके दिल की कहो, कुछ खबर है? वहाँ तुम्हारे लिए कितनी जगह है? मैं कुछ भी नहीं कह सकती, उसने नफ़ी में सर हिलाया। गलत, ये बात राफ़े के अलावा सिर्फ तुम्हें मालूम होगी। ऐसे जज्बे गुलाब के फूल होते हैं, नज़र ना आए तो इनकी खुशबू इनकी मौजूदगी की खबर देती है। वरदा को लगा जैसे वो रोने वाली है। माँ ने दिल के नाजुक गोशे को निश्तर से छेड़ा था। बोलो वरदा, क्या तुम दोनों एक डोर से बंध जाने वाले दो मुख्तलिफ सिमतों के निशान हो? इस बात की क्या अहमियत है अम्मी? वो नमनाक लहजे में बोली। बहुत अहमियत है बच्ची। मैं औलाद की खुशी के लिए ज़माने से बगावत कर सकती हूँ। अगर तुम अपने दिल को राफ़े के लिए आमादा नहीं पाती तो खुलकर अपनी राय का इजहार कर दो। ज़बरदस्ती जानवरों के साथ की जा सकती है, इंसानों के साथ नहीं। क्या तुम्हें राफ़े पसंद नहीं? वरदा ने नज़रें उठाईं, फिर धक से रह गई। वो बेइख्तियार खड़ी हो गई थी। लाउंज के दरवाजे पर राफ़े खड़ा था। राबिया बेगम भी बेसाख्ता खड़ी हुई थी। राफ़े की नज़रें वरदा की नज़रों से मिली। वरदा मुड़कर कमरे में चली गई। आओ राफ़े, राबिया बेगम ने संभल कर उसे पुकारा। वो चंद कदम अंदर चला आया। अस्सलाम वालेकुम। बाहर का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। मैंने सोचा लाउंज में दस्तक दे दूँगा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। उन्होंने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरा। मैं अभी तुम्हारी तरफ से आ रही थी। दरवाज़ा मैंने ही खुला छोड़ा क्योंकि सानिया ने कहा वो भी पीछे आ रही है। बैठो। उन्होंने राफ़े का चेहरा बगौर देखा, लेकिन कुछ अखज़ करने से कासिर रहीं। मैं नाइमा को लेने आया हूँ पुप्पो, सानिया गाड़ी में बैठी है। अच्छा, मैं नाइमा को भेजती हूँ। वरदा ने अगर कुछ लेना है तो वो भी साथ चले, वो कदरे झिझक कर बोला। नहीं, वो आहिस्तगी से बोली। वरदा ने कुछ नहीं लेना। फिर उन्होंने चौंक कर उसे देखा। वो कल माहीन के साथ मार्केट जाने का इरादा रखती है। बेहतर, फिर आप नाइमा को भेज दें, मैं और सानिया गाड़ी में बैठे हैं। वो उठकर चल पड़ा। राबिया बेगम ने उसके चौड़े शानों और दराज कामत को देखकर दिल ही दिल में माशाअल्लाह कहा था। फिर वो कोई ख्याल आने पर वरदा और नाइमा के कमरे की जानिब बढ़ीं। मैंने कहा ना आपी, आप जो भी ले आएंगी मुझे कबूल होगा, नाइमा बेदिली से कह रही थी। ना बाबा, मैं क्यों ले आऊँ, तुम खुद जाओ अपना काम करने। आप मेरे सारे काम कर देती हैं, इसमें क्या तामुल है। सानिया भी तो साथ है, आप और सानिया अच्छी शॉपिंग कर लेंगी। प्लीज़ नाइमा, वो ज़िद हुई। प्लीज़ आपी। नाइमा, राबिया बेगम कदरे सख्ती से बोली। क्या मजाक है ये? चलो उठो, चादर लो और जाओ। वो लोग गाड़ी में बैठे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नाइमा ने माँ के तेवर देखकर अंदाज़ा लगाया कि अब एक लफ्ज़ मज़ीद कहना मुहाल है। वो चुपके से उठी और अलमारी खोलकर चादर निकालने लगी। वरदा बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई थी। राबिया बेगम बेड पर बैठ गईं और कुछ सोचने लगीं। तुम यूं ही मुझे तंग कर रहे हो, वो झल्लाई थी। जानते हो माँ को सताना कितना बड़ा गुनाह है। जी जी जानता हूँ, आप मुझे ये गुनाह कर लेने दीजिए। चलें उठें, शाबाश। इबाद ने चप्पलें लाकर उनके कदमों के करीब रख दी। देखो, मेरे ज़िंदगी के जितने दिन हैं वो ये टेस्ट करवाने से बढ़ नहीं जाएंगे। इलाज लाजिम है, शायद आपने सुना नहीं। और मुझे ये जज्बाती बातें ना सुनाएं। मैंने आपके लिए टाइम लिया है और हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। रबिया उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। आप माँ बेटे की नोक झोंक में तो टाइम ज़रूर ही निकल जाएगा, वो बोली। सवाल ही पैदा नहीं होता, वो पुरअज़्म अंदाज में बोला। अब अगर इन्होंने ज़रा से पसो पेश से काम लिया तो मैं इन्हें उठा कर ले जाऊँगा। वो बाजू चढ़ाने लगा। मुनीसा बेगम उठकर जूते पहनने लगी। चलो जैसे कहो, वो हार मान कर बोली थी। इबाद ने मुस्कुराकर उन्हें देखकर उनके शाने पर अपना सर रख दिया। तंग करने पर माजरत, लेकिन यह गुनाह नहीं, ऐन कार सवाब है। उन्होंने मुस्कुराकर उसके सर पर चप्पत लगाई थी। उन लोगों के जाने के बाद अनीका सोने के लिए कमरे में चली गई, जबकि रबिया बर्तन वगैरह समेटने के लिए किचन में चली आई थी। काम के दौरान वो तराना के मुतालिक सोचती रही।
उसे एहसास हुआ कि काश उसने तराना से फ़ोन नंबर भी ले लिया होता तो इस वक्त वो उससे फ़ोन पर ही थोड़ी बहुत बात कर लेती। वक्त गुजारना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। फिर उसे ख्याल आया कि उसके पास तराना का सिर्फ तहरीर शुदा एड्रेस था जिसे ढूंढने में दिक्कत हो सकती थी। उसे यह भी ख्याल आया कि उसने इबाद से तराना के सिलसिले में कोई बात नहीं की थी, बल्कि उसे वक्त ही नहीं मिला था। वो अभी आया था और आते ही मुनीसा बेगम को टेस्ट के लिए ले गया था। रबिया ने इरादा बांधा कि वो उन लोगों के आने पर इबाद को तराना के मुतल्लिक बताएगी और उससे कहेगी कि कल वो उसे तराना के घर ड्रॉप भी कर दे। करीबन 2 घंटे के बाद उन लोगों की वापसी हुई थी। मुनीसा बेगम इस कदर थकी हुई थी कि वो कोई भी बात किए बगैर कमरे में चली गई थी। इबाद थका थका सा सोफे पर बैठा था। चाय बना दो इबाद भाई? रबिया ने उसे हमदर्दी से देखा। अगर तकलीफ़ ना हो तो? तकलीफ़ तो बहुत होगी, लेकिन मैं फिर भी बना देती हूँ, वो बुरा मानकर बोली। फिर वो चाय बनाकर उसके पास चली आई। इबाद आंखें बंद किए नीम दराज था। उसकी आहट पाकर बैठ गया। अम्मी को क्या प्रॉब्लम है इबाद भाई? रबिया उसकी संजीदगी से डर सी गई। कुछ भी नहीं, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। अभी तो टेस्ट चल रहे हैं, तुम दुआ करो रबिया। यह भी कहने की बात है भाई, मैं हर नमाज के बाद आप सबके लिए दुआ करती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो रबिया। वो ममनूनियत से मुस्कुराया। अपनों के लिए तो सभी दुआ करते हैं, आप सब मेरे अपने हैं, वो आहिस्तगी से बोली। बेशक। उसने चाय का घूंट भरा। रबिया उसे तराना के मुतालिक बताने का सोचने लगी, तभी इबाद बोला था। रबिया, कल ज़रा सा काम है। जी? वो चौंकी। कहिए। अमीर हसन के कज़न हैं शहरयार अहमद, वो यूके से आए हैं। मैंने कल उन लोगों को खाने पर इनवाइट किया है। मैं चाहता हूँ कि खाना बहुत वीआईपी किस्म का हो। वैसे तो तुम बहुत माहिर हो कुकिंग में, लेकिन कल कमाल ही कर दो। अमीर हसन तो खैर बहुत सादा मिजाज आदमी है, लेकिन ये शहरयार साहब कैसे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। पहला इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। क्यों? रबिया चौंक उठी। जी ठीक है इबाद भाई। उसने सर हिलाया। कोई मसला तो नहीं होगा? कमाल करते हैं, उसने बुरा माना। आप सुबह नाश्ते के वक्त डिशेस डिसाइड कर लीजिएगा। एक मरतबा मेन्यू सेट हो जाए तो मैं सामान भी मंगवा लूँगी और स्टार्ट भी जल्दी ले लूँगी। इबाद ने प्यार से उसे देखा। यह अनीका एक नंबर की कामचोर और बेढंगी है। उसे तुम्हारी हेल्प के लिए कहा तो शायद तुम्हें मज़ीद परेशान ही करें। उसकी पढ़ाई ज़ोरों पर चल रही है, उसे तंग ना करें। मैं खुद अपनी हेल्प कर सकती हूँ। 7-8 डिशेस ही बनानी होंगी ना, कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जो आप मेरे लिए परेशान हो। थैंक यू सो मच। वो हल्का फुल्का हो गया। इबाद भाई, आज मुझे बाज़ार में तराना मिली थी। रियली? इबाद को हैरत हुई। जी, वो बारी से शादी करके कराची आ चुकी है। उसने मुझे अपना एड्रेस भी दिया है। तो यारा, उसे यहाँ बुला लेना था ना। मैंने तो उसे अपना एड्रेस नहीं दिया, गलती हो गई। खैर, परसों आप मुझे तराना के घर छोड़ आएंगे ना? मैं कल रात ही छोड़ आऊँगा। वो हंसा। जानता हूँ तुम्हारे पेट में कितने बल पड़ रहे होंगे। मैंने शायद कल दावत का कहकर गलती की। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम कल नहीं तो परसों चलेंगे, वो बोली थी। आदाब। मध्यम सी आवाज़ पर फिरदौस बेगम ने मुड़कर देखा था। फिर उन्हें खासी हैरत हुई। जीती रहो। ये हमारे नसीब कैसे खुले। एकान बेगम हमारे घर आईं। खुदा की कुदरत। कभी उन्हें तो कभी घर देखते हैं अपना। बैठो। एकान सोफे पर टिक गई। फिर उसने लाउंज का जायज़ा लिया। वाकई वो काफ़ी अरसे के बाद आई थी। वहाँ की सेटिंग तक तब्दील हो गई थी। कई अशिया नई मालूम होती थीं। कहो कैसी हो? वो करीब आ बैठी। शुक्र है खुदा का, वो आहिस्तगी से बोली। आशिर मियाँ की कोई खैर खबर? वो राजदारी से आगे को झुकी। नहीं, उसने चटक कर कहा। फिर दोस्त बेगम कदरे सटपटाकर पीछे को हुई। खर्चा तो भेजता होगा या वो भी नहीं? एकान इस किस्म के सवालों से नाक तक भरी हुई थी। वो खौफज़दा अंदाज में खड़ी हुई। मैं शहला से मिलने आई हूँ भाभी बेगम, क्या वो अपने कमरे में है? हाँ, हम भी सोचें कि भाभी बेगम के लिए लड़वा कैसे टपका तुम्हारा। हाँ भाई, सखी तुम्हारी अपने कमरे में ही हैं। मैके के अलावा ज़्यादातर वहीं पाई जाती हैं। हम तो इस ईद के चांद को कम कम ही देखते हैं। अचानक ही किचन के दरवाजे से शहला नमूदार हुई थी। मैं यहाँ हूँ एकान, रोटी पका रही हूँ, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। फिर दोस्त बेगम बुरी तरह सटपटाई थी। फिर उन्होंने खुद पर काबू पा लिया। जाने कब चली आई बिल्ली की तरह वो बड़बड़ाई। खबर ही नहीं हुई। एकान बैठने की बजाय किचन की जानिब ही बढ़ गई थी। तभी उसे जैसे ख्याल आया था, उसने मुड़कर देखा। भाभी बेगम, आपके बिरादर मोहतरम कहाँ होते हैं आजकल? हाय, कौन? वो कतन ना समझी। अख्तर मियाँ का पूछ रही हूँ। अख्तर? उनका मुंह हैरत से खुल गया। क्यों, कुछ कहा उसने तुम्हें?
हाँ, वो तो ऐसा ही है बाउला, तुम तो जानती हो। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि वो आजकल कहाँ होते हैं। यहीं कहीं होता है, आ जाता है कभी कभार। उसने हुकारा भरा, फिर आगे बढ़ गई। शैला उसे देखकर मुस्कुराई थी। बस पक गई हैं, वो रोटियां रुमाल में लपेटकर हॉट पॉट में रखते हुए बोली। तुम्हें यूं काम करता देखकर हैरत हो रही है, अच्छी लग रही हो। एकान मुस्कुराई। अस्पताल नहीं जाती? मैंने लॉन्ग लीव ले ली है। वो खुले नल के नीचे हाथ दिए नाखून अच्छी तरह साफ कर रही थी। क्यों? एकान को हैरत हुई। प्रेग्नेंट हो क्या? शैला ने जैसे थमकर उसे देखा, फिर होले से हंस दी। अरे नहीं, वो दुपट्टे के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बोली थी। बस यूं ही दिल भर गया था इस बोझल रूटीन से। अपने घर वालों के लिए वक्त ही नहीं निकलता। हर किसी को शिकायत थी मुझसे। सोचा सबकी शिकायतें दूर की जाए। फारिग हो गई तो चलो तुम्हारे कमरे में बैठते हैं, एकान बोली। ठीक है, शैला ने इस बात में सर हिलाया। अब सुनाओ। शैला ने खुद भी टेक लगाई और एकान को भी तकिया फराहम किया। कैसी गुजर रही है? हमने तो एक दूसरे से दिल का हाल कहना भी छोड़ दिया है। दिल का हाल कहने के लिए भी या तो बहुत हौसला चाहिए या फिर बिल्कुल बेहौसला होना चाहिए। हमारे साथ दोनों ही बातें नहीं हैं। खुद ही जलते खिलसते रहते हैं। आज बेकली हद से सिवा थी, सो मैं यहाँ चली आई, शायद बिना सोचे समझे ही। शैला ने उसकी खाली आंखों में झांका। ये बेकली उसकी फुरकत का दूसरा नाम है एकान, तुम समझती क्यों नहीं? शायद ऐसा ही हो, वो बड़बड़ाई। फिर उसे आवाज़ क्यों नहीं दे लेती, बुलाती क्यों नहीं? वो मेरी पुकार का मुंतज़िर नहीं है शैला, वो बेनियाज हो चुका है। अब चाहे मैं उसे पुकारूं, ख्वाह उसके अपने बच्चे, नई दुनिया खोजने चला है। देखो ये सफ़र कब ख़त्म होता है। शैला बगौर उसे देख रही थी। तो उन्होंने वहाँ शादी कर ली? एकान की बातों से वो यही समझी थी। कर ली होगी यकीनन। मुझे उसने कुछ अर्सा पहले ये इतला दी थी। हर चंद के वो जानता है कि उसे मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वो तंज़न हंसी। शैला को हकीकतन अफसोस हुआ था। वो खामोश बैठी रह गई। ये तो बुरा हुआ एकान। फिर वो बोली, तुम्हारी ज़िद में तुम्हारे बच्चों का नुकसान हुआ है। बच्चों के पास तो वो पहले भी नहीं था, सिर्फ उसकी भेजी हुई आसाइशात थी, सो अब भी हैं। जानती हो शैला, पिछले माह उसने पूरे 25 लाख रुपए भेजे हैं, शायद अक़्द सानी की खुशी में। पैसे को वो हमेशा से इंसानी जज्बों का बदल समझता है। मेरे सामने होता तो मैं उसकी रकम उसके मुंह पर मारती। एकान, शैला ने उसके सर्दो गदाज हाथ थामे जो धीरे धीरे लर्स रहे थे। शैला को उसकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा हुआ। उसका वजूद एक भट्टी बना हुआ था जिसमें उसके सारे जज्बे चल रहे थे। अपने बच्चों से बात तो करते होंगे, उसने हमदर्दी से पूछा। बात? एकान की आंखें फैलीं। बात कैसे हो? वो तो न जाने कहाँ छुप गया है। वो गायब हो गया है। सुलेमानी टोपी पहन ली है उसने। जानती हूँ, वो सिर्फ मुझे तंग करने के लिए, मुझे झुकाने के लिए सब कुछ कर रहा है। और मैं टूट जाऊँगी लेकिन झुकूँगी नहीं। मर जाऊँगी लेकिन उसे नहीं पुकारूँगी जिसने मेरी जगह इतनी आसानी से किसी और को दे दी। मैं उसे बताऊँगी कि मैं उसकी जगह किसे देती हूँ। शैला बुरी तरह से चौंकी। एकान, क्या कह रही हो? यूँ लगता है जैसे बुझारतें बुझवा रही हो। साफ साफ कहो, क्या माजरा है? आशिर भाई कहाँ चले गए हैं और तुम क्या करना चाहती हो? एकान ने दफ्तन ही खुद पर काबू पा लिया था। वो लीज़ा से शादी करके किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गया है शैला। फिर वो आहिस्तगी से बोली, और शिफ्ट होने से कबल उसने मुझे ये रकम भेजकर शायद अगले पिछले हिसाब बराबर कर दिए हैं। वो समझता है मैं इस भीख के सहारे पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन मैं। उसकी सांस खींच गई। शैला दुख से उसे देख रही थी। क्या करोगी 2 बच्चों के साथ? क्यों नहीं? जो वो कर सकता है क्या मैं नहीं कर सकती? मुझे तो सिर्फ इतना पता करना है कि वो है कहाँ। फिर मैं उससे तलाक लूँगी, हर सूरत, हर कीमत पर। और फिर उसे बताऊँगी कि मैं उसकी जगह किसे देती हूँ। एकान, शैला ने उसके हाथ थाम लिए। खुदा के लिए, खुदा का वास्ता, तुम्हें इतनी कम अक्ली से तो काम ना लो। तुम गमो गुस्से से बिल्कुल दीवानी हो गई हो। अपनी ज़ात कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती कि उसे रद्द करने पर इंसान दुनिया को रद्द करने पर तैयार हो जाए। उसने तुम्हारी जगह अगर किसी को दी तो इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है। तुम मर्द को क्या समझती हो? वो तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करके भी यही सुनना चाहेगा कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। मोहब्बत ऐसी ख़ता है जिसे मर्द हमेशा औरत के खाते में डालना चाहता है। ये उसकी गलती है, उसे ज़रूर दुख उठाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग ही क्यों ना लगानी पड़े। शैला आंखें खोले उस दीवानी को तकती रह गई। वो मोहब्बत में शिद्दतों की कायल थी।
شہلا ہمیشہ سے جانتی تھی، لیکن اس درجہ دیوانگی کا تو اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ ایقان جو دل ہلکا کرنے آئی تھی اب اطمینان سے تکیے سے ٹیک لگائے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے کسی اور کی آنکھیں تھیں۔ شہلا کو اس سے خوف سا محسوس ہوا۔ اس نے مصمم ارادہ کیا کہ وہ ہاشم کو ضرور ایقان کے ارادوں سے باخبر کرے گی۔ بھیگی ہوئی رات نے پر پھڑپھڑائے۔ عریشہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ قسمت آزمانے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اس نے ماہین کے گہری نیند میں ہونے کا اطمینان کیا اور اٹھ کر بستر سے نکل آئی۔ آہستگی سے چلتی ہوئی وہ لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ ٹیلی فون سیٹ گود میں رکھ کر وہ پھر وہی پچھلی باتیں سوچنے لگی، اور جب نائمہ کے کہکہوں سے اس کا وجود گونجنے لگا تب اس نے فراز کا سیل نمبر ڈائل کیا تھا۔ اچانک ہی اس کے سبھی حواس کام کرنے لگے تھے۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی۔ ہیلو! پھر وہ آواز سنائی تھی جس سے اس کا روم روم جاگ اٹھا۔ عریشہ کی آواز اس کے گلے میں پھنس سی گئی۔ ہیلو! وہ پھر بولا۔ میں عریشہ بات کر رہی ہوں، وہ لرزتی ہوئی آواز میں آہستہ سے بولی۔ عریشہ کہیے، وہ سادہ لہجے میں بولا۔ عریشہ کو اپنے دل کے دھڑکنے کی صدا اپنے کانوں میں بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فراز کی ٹھنڈی اور اجنبی آواز سن کر اپنے دل کو ایک دھچکا سا لگتا محسوس کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اتنے عرصے سے ایک گمان اس کے ساتھ ساتھ جیتا تھا کہ برسوں بعد بھی وہ ایک دوسرے کو ویسے ہی پہچان لیں گے جیسے روز اول پہچانا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی فراز کے کانوں سے نائمہ کے جھوٹ کا پردہ اٹھ جائے گا۔ اسے احساس ہوا کہ فراز اس کی جانب سے گفتگو کا منتظر تھا۔ آپ؟ اس کی آواز پھنسنے لگی تو وہ دھیمے سے کھنگاری۔ لگتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ اس کے مدھم لہجے میں دکھ بھی تھا، شکایت بھی تھی، بے یقینی بھی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ بولا۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ عریشہ بے طرح چونکی۔ آپ نے خود بتایا کہ آپ عریشہ ہیں، اور میرے جاننے والوں میں صرف ایک عریشہ ہے، وہ اطمینان سے سادہ لہجے میں بول رہا تھا۔ عریشہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے سانس روکے اس کے اگلے جملوں کی منتظر تھی۔ آپ یقیناً شہلا آپی کی نند ہیں، ہاشم بھائی کی سسٹر، نافع کی منکوحہ۔ نافع عباد کا بہت اچھا دوست ہے، اس حوالے سے میں بھی آپ کو جانتا ہوں۔ ایم آئی رائٹ؟ عریشہ کو لگا اس کے گلے میں اس کی اپنی سانس نے پھندا ڈال دیا ہے، جو نہ اوپر کو جا رہی ہے اور نہ نیچے کو، صرف اس کے گلے کے گرد کسی بلدار سانپ کی مانند اپنا شکنجہ کس رہی تھی۔ ہیلو! اس کی جانب سے گہری خاموشی پا کر فراز بولا۔ آپ خیریت سے تو ہیں؟ یوں آدھی رات کے وقت آپ کا فون آنا اور پھر کچھ نہ بولنا، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ جی کچھ نہیں، وہ بمشکل بولی۔ میں نے شاید غلط نمبر۔ اس سے مزید کچھ بھی نہ بولا جا سکا۔ اس نے فون بند کر دیا اور کھل کر سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ چند لمحے جن کے انتظار میں اس نے ایک طویل عرصہ اندھے غار میں بیٹھے ہوئے جوگی کی طرح گزارا تھا، وہ چند لمحے اتنی تیزی سے گزرے تھے کہ اب ان پر کسی خواب کا گمان ہو رہا تھا، یوں جیسے لمحہ بھر کے لیے آنکھ لگی تھی اور کوئی بے ربط سا خواب بنا اور ٹوٹ گیا تھا۔ وہ حیران پریشان ساکت بیٹھی تھی۔ وہ تو اسے کئی حوالوں سے جانتا تھا اور وہ اپنی زندگی میں صرف ایک عریشہ کو جانتا تھا، وہ عریشہ جو ہاشم کی بہن تھی، شہلا کی نند تھی اور نافع کی منکوحہ تھی۔ بس اس سے آگے شناخت کا کوئی حوالہ نہ تھا، اور جتنے حوالے اس نے گنوائے تھے اس کے بعد کچھ بھی کہنے کا نہ حوصلہ تھا اور نہ ضرورت۔ عریشہ کو لگا جیسے اس کے وجود پر دم ٹوٹتے حبس کا جو عالم چھایا ہوا تھا وہ اب گھٹنا چاہ رہا ہے۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے اور لبوں سے آہیں نکلنے لگیں۔ اس کے جسم پر ایک شدید کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ آگے کو جھکتے جھکتے وہ صوفے سے نیچے گر گئی تھی۔ بیڈ روم سے ماہین گھبرائی ہوئی باہر نکلی۔ اس نے لائٹ جلائی، پھر عریشہ کو نیچے گرا ہوا دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ عریشہ! ماہین نے اسے کندھوں سے تھام کر سیدھا کیا۔ اس کا ہونٹ اس کے دانت سے رگڑ کھا کر پھٹ گیا تھا۔ خون کی بوندیں اس کی ٹھوڑی پر سے پھسل رہی تھی۔ وہ بے ہوش بے سدھ تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کی جانب دیکھا جسے اس نے بہت محنت اور شوق سے سنوارا تھا۔ سلیقے سے رکھے گئے چمکتے برتنوں